श्री परमात्मने नमः। वीर बालक प्रताप। यह महाराणा प्रताप की बात नहीं है, यह तो चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की बात है। उसका नाम प्रताप था। उसे गाना बजाना बहुत पसंद था। उसके माता पिता और मित्र उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। सब लोग उसे डांटते और चिढ़ाते थे कि राजपूत के लड़के होकर तुम तलवार चलाना नहीं सीखते हो। देश पर जब संकट आवेगा तब तुम अपने कर्तव्य का कैसे पालन करोगे। देश की सेवा न करें, देश के लिए मर मिटने को तैयार न हो, ऐसा राजपूत भी क्या किसी काम का मनुष्य है। प्रताप उन लोगों से कहा करता था, देश की सेवा केवल तलवार से नहीं होती, संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है। काम पड़ने पर मैं बता दूंगा कि देश के लिए मर मिटने में मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं लगती थी। लोग समझते थे कि यह सुकुमार तो है ही, डींग हाँकने वाला भी है। डींग हाँकने वाला। प्रताप भी अपनी धुन का ऐसा पक्का था कि वह किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देता था। दिल्ली में उन दिनों मुग़ल बादशाह थे। मुग़लों की बड़ी भारी सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना दृढ़ था कि मुग़ल सेना उस पर विजय नहीं पा सकती थी। किले की दीवार या फाटक टूटते ही नहीं थे। बार बार मुग़ल सेना को किले के भीतर के राजपूत वीरों के बाड़ों की मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ में जो सूरवीर राजपूत थे, वे महाराणा की सेना में भी भर्ती हो गए थे। लेकिन प्रताप एक तो बालक था और दूसरे उसे अस्त्र चलाना आता भी नहीं था। वह सेना में भी भर्ती हुआ, पर उसने दूसरा काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता है और उन्हें उत्साह दिलाता था। वह चित्तौड़ में और उसके आसपास की बस्तियों में भी अकेला ही चला जाता था। वहाँ अपने वीरता के गीत सुनाकर युवकों और तरुणों को सेना में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का यह प्रभाव हुआ कि महाराणा की सेना दुगनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था, एक मुग़ल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा तब उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले आया। मुग़ल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है। आप कहें मैं गाने को तैयार हूँ। मुग़ल सेनापति ने रात को सेना सजाई। चित्तौड़ के किले के पास वह सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत गाओ। मुग़ल सेनापति सोचा था कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर के लोग समझेंगे कि उनकी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूत सेना आई है। इस धोखे में वे किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप मुग़ल सेनापति की चालाकी समझ गया। उसने ऐसा गीत गाना प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुग़ल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। बहुत से सैनिक मारे गए। मुग़ल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, लड़के, तू क्या गा रहा है। प्रताप ने बड़ी निर्भयता से कहा, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, सो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो, शत्रु का कचूमर निकाल लो। मुग़ल सेनापति प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया, किंतु राजपूत सावधान हो गए थे। मुग़ल सेना को निराश होकर लौट जाना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को
प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह को स्वयं महाराणा ने अपने हाथों चिता पर रखा। ओम। इस कहानी से आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? इस कहानी से जैसे कि इसमें बताया गया है कि उसने अपने गीत से भी एक तरीके से अपना युद्ध जीता, तो इससे ये पता चलता है कि किसी को जो भी चीज़ आता है वह ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ खराब ही हो, उससे हम फ़ायदा भी निकाल सकते हैं। जैसे इसने अपने गीत से मुग़लों को ना समझ में आए ऐसा गीत गाया और अपने राजपूतों को संदेश पहुंचा दिया, जिससे वो लोग युद्ध जीते और मुग़ल वहां से चले गए। हर्षित जी, आपका कोई प्रश्न? आपने भी ये कहानी सुनी है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट बैठे हैं छोटे छोटे को क्या इस कहानी समझाना चाहते हैं? इस कहानी से ये शिक्षा हमें मिलती है कि हमें दुनिया के नज़र से अपनी काबिलियत जो देखते हैं वो नहीं देखनी चाहिए। कभी कभी हमारी छोटी से छोटी काबिलियत भी बड़े बड़े समय पर काम आ जाती हैं, जहाँ पे वो काबिलियत काम नहीं आ पाती। जैसे अगर हम बात करते हैं पढ़ाई की, जैसे कुछ बच्चे स्कूल में बहुत कमज़ोर रहते हैं, उनको कुछ नहीं है, वहाँ पे वो समझ नहीं आता, वहाँ के लोग उनके बच्चे जो बच्चे रहते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, टीचर भी कहते तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मगर ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल निकले हैं जो दुनिया में आज बहुत आगे हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक थे, वो दूसरे टैलेंट के दम पे आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि सिर्फ वही चीज़ नहीं जो सिर्फ दुनिया देखती है, दुनिया की नज़र में जो चीज़ सबसे ऊपर है, कभी कभी वो नहीं, छोटी चीज़ें भी बहुत कारगर साबित हो जाती हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल आपके, अगर कोई कहानी दिमाग में हो? सर इसका उदाहरण बहुत सारे हैं सर। जैसे सचिन तेंदुलकर एक हो गए, वो सभी जानते हैं उनको कि वो 10th में फ़ेल होने वाले थे, एग्ज़ाम तक छोड़ दिए थे अपने क्रिकेट के लिए। आज वो लेजेंड है, आज उनको भगवान, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगर दुनिया की नज़र में अगर हम लोग पीछे जाके देखें तो उस समय उनके घर वालों ने भी यही कहा हुआ कि पढ़ाई काहे छोड़ दो, पढ़ाई तो करो। तो आज अगर उसी दिन देखा जाए, अगर वो पढ़ाई में लग जाते और अपने क्रिकेट ना देखते तो आज इतना महान खिलाड़ी हमारे बीच ना होता। तो इसका एक उदाहरण महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, जो उनकी नौकरी भी लग गई थी। अगर एक नॉर्मल आदमी होता तो नौकरी लगने के बाद वो सब छोड़ देता, नौकरी पर ध्यान देता, मगर उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी क्रिकेट के लिए। आज वो भी पूजे जाते हैं। मेरा इसमें प्रश्न है आप दोनों से कि जो वीर बालक था प्रताप, उसने अपने सूझबूझ का परिचय दिया। वो इतने कम उम्र में भी जो बादशाह था मुगल का, उसकी चालबाजियों को समझ गया और वह जो है गाना भी इस ढंग से गाया कि वो लोग उसके इशारों को समझ गए और उसका जो है फिर सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। यही है ना इसमें? तो ऐसी वीरता हमारे बच्चों में कहाँ कैसे आएगी? मेरा ये प्रश्न है कि ऐसी वीरता और ऐसी साहस हमारे बच्चों में कैसे हम डेवलप करें? जैसा कि हर्षित जी ने बोला था अभी कि सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट ना खेलता तो हमारे बीच एक महान खिलाड़ी ना होता। मैं कहता हूँ स्टूडेंट अपनी इस योग्यता को कैसे पहचानेगा कि मेरे अंदर ये योग्यता है। सचिन तेंदुलकर पहचान लिया कि मेरे अंदर योग्यता है क्रिकेट की, तो वो क्रिकेट में लग गया, माँ बाप कोई कुछ भी बोलता रहा, नहीं सुना। आपके अंदर यही चीज़ की योग्यता है, इस चीज़ की नहीं है, ये आप कैसे पता करोगे? जैसे वो बालक भी समझ गया था, तो उसने अपने उस गाने के सहारे से अपनी वीरता का परिचय दिया और अपने साम्राज्य को दूसरों से कब्जा करने से बचा लिया। तो आपके अंदर मेरा प्रश्न ये है कि आप कैसे ये स्टूडेंट के अंदर इस चीज़ को डेवलप करेंगे कि वो भी अपनी योग्यता को पहचान पाए, जो भी उनके अंदर योग्यता है। तो पहले अनंत जी आप बताइए। अगर किसी को भी अगर अपना टैलेंट पहचानना हो
या किस फील्ड में आगे बढ़ना हो, उसके लिए तो अब जैसे किसी के अंदर किसी का आवाज़ अच्छा होता है जो गाना गा सकते हैं, और किसी किसी को पहले से ही रुचि होती है कि मुझे आर्मी में जाना है या इंजीनियर बनना है या क्रिकेटर बनना है, तो उस चीज़ों में वो प्रयास करते हैं कि वो कैसा करते हैं। अगर वो अच्छा करते हैं तो वो उस फील्ड में जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। यही एक पहचान है कि अगर किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो उसमें अपना रुचि दिखाए, जिससे वो आगे बढ़ सके। कैसे वो अपने आप को पहचाने? मान लो कि कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ने में भी ठीक ठाक है और वो क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है, ठीक है, क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है, पढ़ने में भी अच्छा है, 2-3 चीज़ों में वो मल्टीपर्पज़ चीज़ों में 3-4 चीज़ों में वो अच्छा है, तो फिर वो कौन से फील्ड का चुनाव करे? भाई जाएगा तो किसी एक ही फील्ड में ना, सारे फील्ड में तो वो बादशाह बन नहीं पाएगा। तो फिर वो कैसे पहचाने कि इन चारों में मेरे जो है मैं किस फील्ड में जाऊँ? अगर वो सभी में अच्छा है तब तो सभी में 3-4 चीज़ों में भी अच्छा है, तो उसको तो ज़्यादा परेशानी होगी किसी चीज़ को चुनने के लिए। तो अब उसको नहीं समझ पा रहे, बस नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी चीज़ को कोई 2-3 चीज़ों में भी अच्छा है, तो चुनाव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा किसी एक चीज़ को। उसके लिए 2-4 चीज़ें में कोई टैलेंटेड है तो उसके लिए वो अभिशाप हो गया है ना, आपके साथ उसके लिए वो अभिशाप ही हो गया, क्योंकि वो चुनाव ही नहीं कर पाएगा। तो ये चुनाव करना तो काफ़ी कठिन चीज़ है ना। इसमें अगर 2-3 चीज़ में कोई ध्यान से सोचो, तुम भी 2-4 चीज़ों में अच्छे हो तो तुम उनमें किसी एक फील्ड को कैसे चुनोगे? अपने ऊपर देख करके देखो, तुम 2-4 चीज़ों में अच्छे हो तो अब तुम्हें उनमें से कोई एक फील्ड नहीं तो चुन पाओगे ना अपने लाइफ में, अभी उसमें आगे बढ़ोगे तो उनमें से एक फील्ड कैसे चुनोगे? ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, तुम अपने दोस्तों को भी कई को जानते हो कि जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, क्रिकेट खेलने में भी अच्छे हैं, तो क्या आप वो सचिन तेंदुलकर बने जा करके या पढ़ाई छोड़ के? सोचिए और बताइए। इसका उत्तर तो नहीं है मेरे पास। इसका उत्तर नहीं है तो फिर आप इनसे ये उत्तर पूछिए, ये आप बताने का प्रयास करेंगे। हर्षित जी बताइए। तो हम लोग कैसे पहचाने कि किसी के अंदर टैलेंट क्या है, और उसको कैसे पता चलेगा कि यही टैलेंट मेरे लिए काम आएगा आगे जाके? पहला तो ये वो टैलेंट किसी के दबाव में आके ना लिया गया हो, कि कोई दबाव में दे दिया हो नहीं तुम ये करो वो करो। और दूसरा, जिसको करने में वो जितना समय दे उसको समय का पता ना चले, और उसी में वो एकदम एक ही उमंग लगन के साथ अगर लगा है तो वो उसका वो टैलेंट हो सकता है, उसमें वो बहुत आगे भी जा सकता है। जैसे किसी को पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगता है, किसी को क्रिकेट खेलने में भी ज़्यादा मन लगता है, और दोनों में समय देता है तो उसको समय का पता नहीं चलता है, तो दोनों में से कैसे चुनाव करेगा, कौन सी में आगे जाना चाहिए? दोनों में उसको फिर आगे अपनी कंडीशन देखनी चाहिए। अगर वो क्रिकेट खेल सकता है तो जैसे आजकल क्रिकेट में देखा जाए तो खूब शोर सिफारिश चलती है, तो उसको वहाँ पे भी अपनी कंडीशन बैकग्राउंड देखना चाहिए, तब उसको आगे की फील्ड चुननी चाहिए। पहले का समय अब नहीं रहा कि वो किस फील्ड में चाहे क्रिकेट में चला जाए तो उसको बिना किसी दिक्कत के उसको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा तो पढ़ाई के फील्ड में भी है, कितनी आसानी से कि कोई भी बड़ी मुकाम हासिल नहीं होता है। अगर मुकाम हासिल नहीं होगी तो उतनी दिन जितना वो निकल जाएगा कि वो अपने आप को और अपने परिवार को अच्छे से पाल लेगा। क्रिकेट में भी है कि कोई एक लिमिट तक जाते हैं तो उनको जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी अपने इलाहाबाद में हैं जो क्रिकेट खेल के रणजी ट्रॉफी खेल के आज पान की गोमती चला रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से
उसको पढ़ाई की फील्ड में जाना चाहिए? पढ़ाई के फील्ड में भी होना चाहिए, मगर उसको अपनी कंडीशन देख के चलनी चाहिए कि ऐसे फील्ड में ना बना ली कि उसका सपना भी टूट तो जाए। वो कैसे चुनेगा, कैसी कंडीशन उसकी हो? ऐसी कि अगर क्रिकेट चूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो पैसे वाला हो। जैसे आज देख रहे हैं अपने ये रियल में अब ये DPS में क्रिकेट सिखाया जाता है, वहाँ पे कोई भी आप देखिए मिडिल क्लास का बच्चा वहाँ नहीं खेल रहा है, हमें सब अमीर ही घर के बच्चे खेल रहे हैं। आज स्पोर्ट्स भी हो गया है, एक स्पोर्ट्स भी एक अमीरों के बस हो गया है, अमीरों का टैलेंट ही हो गया है। तो दोनों मतलब हर्षित कह रहा है आपसे कि अगर वो क्रिकेट में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, तो उसे अपने घर का भी बैकग्राउंड देखना चाहिए कि मेरे माता पिता गरीब हैं कि क्या है। समझ रहे हो? अगर वो पढ़ने में अच्छा है और माता पिता की कंडीशन आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसे पढ़ाई को कंटिन्यू करके कुछ इधर उधर पढ़ा कर कुछ पैसा कमाने की सोचना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में तो वो खेलता ही रहेगा, फिर जाके इंटरनेशनल में पहुंचेगा तब पैसा आएगा। बात तो समझ रहे हो? तो ये इसका सिंपल सा उत्तर था, जिसको मैंने कहा था सोचिए अब। तो ये चीज आप समझ गए। तो इस कहानी से 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आपका क्या है इसमें? 2 ही प्रश्न थे। 2 ही प्रश्न थे। चलिए, तो मेरा हर्षित जी से अब यही प्रश्न है कि वही जो अनंत जी से था पहले, कि हम किसी भी बालक को अपने वीर जैसे प्रताप है उसकी तरह कैसे बनाएं। साहसी भी हो, वो मान लो डरपोक है बचपन से ही, वो बैंक जाने में भी डरता है, इधर उधर बाहर निकलने में भी डर रहा है, और घर वाले माँ बाप भी उसको डरपोक बना दिए हैं, तो वो कैसे साहसी बने बेचारा? मेरा ये प्रश्न है। कुल मिलाकर के ऐसे वीर प्रताप की तरह हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे बनाएं? आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको ना आए तो फिर आप इनसे भी पूछ सकते हैं। सर देखिए, वीर प्रताप की तरह बहादुर होना सर, इसका मतलब ये नहीं कि उससे जाके सर हमें वो बहादुरी बस उसकी ये देखा जाए कि वो अपनी जान दे रहा है कि नहीं। सर बहादुरी बहुत तरीके से भी देखी जाती है सर। बहुत से लोग होते हैं जो जैसे टीचर होते हैं, जैसे वो भी बहादुरी का ही काम कर रहे हैं, बच्चों को लेके चल रहे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जो समाज में आगे चल के एक अच्छा भविष्य उनका बनाएंगे, और वो भी जब वो आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। सर बहादुरी का अर्थ अगर जान से देखा जाए तो सबसे बहादुर तो बस आर्मी है, जो मर चुके हैं, और जो ज़िंदा है वो आर्मी तो बहादुर है नहीं, ऐसा तो सर है नहीं। वो भी अपने देश के लिए लड़ते हैं। और सर सिर्फ बहादुरी का यही नहीं कि सिर्फ जान देने से होता है। हाँ, अगर कोई कमज़ोर है तो उसे सर मजबूत बनाने के लिए सर देखिए सबसे पहले उसका जो होता है, उसका पहले ये सर जो उसको सर एक तो वो सहारा देना पड़ता है कि मतलब एक उसके पीछे जो एक सहारा रहता है वो खड़ा होना चाहिए कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जहाँ भटकोगे, जहाँ गिरोगे, हम तुम्हें आके संभाल लेंगे। तो सर ऐसे वो एक एक स्टेप करके वो आगे बढ़ के तो अपने अंदर की जो उसके अंदर जो कमी है, जो एक डर आ गया है, वो ख़त्म हो सकता है सर। तो आपने जैसे अभी कहा कि वो जो बालक है, जरूरी नहीं है कि जान देकर के ही आदमी अपनी बहादुरी को सिद्ध करे, यस, है ना। और मेरा प्रश्न क्या था कि हम अपने बालकों के अंदर ऐसे संस्कार कैसे डालें कि वो भी वीर प्रताप की तरह बहादुर बने। बहादुर के भी प्रकार बहुत से हैं। अब उस प्रश्न में ये तो था नहीं कि जान देकर के ही करें, लेकिन ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो वीर बालक प्रताप है, उसकी तरह तो कोई जान नहीं दे सकता,
बात सही है। अलग अलग तरीके से सब अपनी बहादुरी शो करते हैं। जैसा आपने उदाहरण दिया कि टीचर भी है तो वो भी जो है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और आगे बढ़ाता है। मेरा प्रश्न ये है कि आप के पास मान लीजिए आपका टीचर मुसीबत में हो, 30-40 मावाली गुंडे टाइप के लौंडे आकर के घेर लें आपके टीचर, तो वहां पर आप अपने टीचर की कैसे रक्षा करेंगे? कैसे बहादुरी आपके अंदर वो आएगी? भाई 40-50 आदमी घेर लिए आपके टीचर को, निहत्था है आपकी गुरुजी, और वो उनको, उनके हाथ में तलवार है, लाठी है, भाला है, सब है। वो दृश्य देख करके ही स्टूडेंट तो पलायन कर जाएंगे ना। तो फिर वीर प्रताप जैसा स्टूडेंट कैसे बनेगा, कैसे तैयार करेगा? कोई उनमें से एक स्टूडेंट तो वहां खड़ा रहे, वहां पर उस सिचुएशन में तो बहादुरी कौन सी चाहिए? वहां पर तो बहादुरी उन 50 की जो भीड़ है, जो मेरे गुरुजी को मारने आ रहे हैं, उनसे मैं डट के खड़ा रहूं, युद्ध लड़ूं, ऐसी बहादुरी कहाँ दिखती है स्टूडेंट में? भाई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे आगे पढ़ ले रहे हैं, सेवा कार्य भी कर दे रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा टीचर सिचुएशन सोचो, इमेजिन करो कि तुम्हारे गुरुजी फिर गए हैं 50 गुंडे मावालियों के साथ, ठीक है, और तुम भी उनके साथ वो गुंडे माली कह रहे हैं, तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसको छोड़कर के निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी भी बोटी बोटी काट देंगे। तो आप उस समय क्या करोगे? रियल अपनी सिचुएशन सोचो कि क्या आपके अंदर इतनी बहादुरी है कि लड़ोगे उन 50 से, उनके पास तलवार भाला ये सब है, और वो सच में आपको काट देंगे और तड़पा तड़पा के मारेंगे आपको। पहले हाथ काटेंगे, फिर आपकी पाँव भी काटेंगे। इस टाइप से खूनखार टाइप के हरामी है बुला के आदमी को सब। तो कैसे वीर प्रताप की तरह आप अपनी बहादुरी को दिखा पाओगे? जैसे वीर प्रताप ने अपनी बहादुरी अपने गाने के तरीके से दिखाई थी, तो उसी तरीके से हम, जैसे कि वीर बालक अपने गाने से गा कर उन्होंने संदेश दिया था, वैसे ही हम अगर 50 गुंडों से तो हम लड़ नहीं सकते, ये तो सही है। तो हम भी उस समय ये समझदारी दिखा सकते हैं कि उस समय अगर हमारे पास फ़ोन हो तो हम पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, जिससे वो हमारे गुरु की रक्षा कर दें आके। और फ़ोन भी आपका छीन दे तो अब कुछ नहीं कर सकते जब फोन, मतलब यहाँ पर है कि कुछ नहीं कर सकते, बात अलग है। तो वहाँ खड़े रहोगे, भाग जाओगे। अब ये चीज तभी यहाँ पर खड़े रहने की है, वहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम वहाँ खड़े रह पाओगे? तुरंत भागोगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर जो संस्कार हैं वह भय के पहले से ही मौजूद है। और मेरा प्रश्न यही है कि ये भय के जो संस्कार हैं बच्चों के अंदर कैसे मिटाएं ताकि वो निर्भय बने। बातों को समझ पा रहे हो? कैसे उसको संस्कार आप दोगे, कैसे बनाएंगे, ये मेरा प्रश्न था। बहादुरी बहुत प्रकार की होती है, ये भी एक बहादुरी नहीं है भाई। आप अपना उससे ना युद्ध लड़ सकते, बात बस इतनी सी है कि आप साहसी हो कि नहीं उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन्हीं सब तथ्यों को एग्जाम्पल देख करके तो की जाती है ना। तो कैसे क्या करोगे उस सिचुएशन में? हर्षित जी अब बताएं, क्योंकि ये हर्षित जी से प्रश्न था। उस समय तो सर एक ही ऑप्शन रहता है, उस समय ये मरना तो सर अब है ही। अगर सब सामने 50 आ गए हैं तो मरना तो है ही।
तो फिर ये भूल जाए कि उनके तड़पाने से अच्छा ऐसा लड़ो कि वो डायरेक्ट मार दे कि दर्द ना हो। यही ऑप्शन सर बचता है आखिरी में। उनके तड़पा अगर वो तड़पा के मारेंगे और बुरी मौत होगी। ऐसे लड़ो कि वो तुमसे डर जाए और तुमको डायरेक्ट मार दे, तो उससे दर्द भी कम होगा। और जहाँ तक है आधे अगर इस बहादुरी से अगर लड़ रहे हैं तो कुछ भाग भी सकते हैं और जान हो सकता है हमारी गुरु की और हमारी बच भी सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर के आप नहीं भागेंगे हैं? भले वहाँ कुछ ना कर पाए, मर जाए, लेकिन नहीं भागेंगे। अच्छा, आप क्यों नहीं भागेंगे? सर देखिए, अगर क्या आपको उन गुंडों से, उन भयंकर जो मारने काटने वाले, उससे आपको डर नहीं लगता? अगर देखिए, अगर सर मारने आ ही गए हैं तो वो मार ही देंगे। नहीं, वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें जाना हो चले जाओ, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम हमारे इस टीचर को छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तो तुम क्या करोगे? नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे तो। यानी अगर आपके अंदर ये चीज़ है, बोलने की ताकत है कि नहीं भागेंगे, और सच में अगर आप ऐसा कर दे रहे तो आप जो है सच में भय का सामना कर लिए हैं। मतलब आपके अंदर भय से निपटने की ताकत आ गई है। भय क्या है? अपने शरीर के प्रति ममता, मुझको कहीं कुछ ना हो जाए, यही भय को पैदा कर देता है। मुझको कहीं कुछ ना हो जाए। बातों को समझ पा रहे हैं? कि जैसे सर ये तो काल्पनिक हमने अभी बातें की कि अगर 50 गुंडे घेर लेते हैं तो ये तो काल्पनिक चीज़ों में तो कोई भी हीरो बनने के लिए बोल सकता है कि हाँ हम डटे रहेंगे, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन सच्चाई किसी ने देखी थोड़ी ना। तो फिर हमें सच्चाई का कैसे पता चलेगा कि सामने वाला बहादुर है कि नहीं? यही तो हमारा प्रश्न था कि हम अपने भीतर अपनी बहादुरी को कैसे पहचानें। जरूरी थोड़ी है कि हम मरे कटे और यही सब करेंगे तो ही हमारी बहादुरी सिद्ध होगी, है ना? हमारे अंदर फियर है कि नहीं है फियर किसी भी चीज से, वो हम कैसे पहचानेंगे? फिर वाइट की गई काल्पनिक कहानी थी, तो ऐसे तो कोई भी अच्छा दिखाने के लिए ऐसा बोल सकता है कैमरा में। आपका ये कहना है, ठीक है, बात सही है, लेकिन हम अपने अंदर कैसे पहचाने कि हमारे अंदर फियर है कि नहीं है? जी सर, यही मेरा प्रश्न है। हाँ, तो पूछिए इससे। कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर जो डर है वो, मतलब जो हमने कल्पना में सोचा कि हम अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ेंगे, सामना करेंगे, भले अपनी जान चली जाए। बोलते समय अगर आदमी डर रहा है तो जाहिर सी बात है वो फेक रहेगा। नहीं डर रहा, निडरता से बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वैसा सिचुएशन आएगा तो वहाँ पे खड़ा रहेगा। और जहाँ तक काल्पनिक बात, अगर काल्पनिक बात थी, अगर आपको ये लगता है ये लोग बोल सकते हैं तो आपको भी उस समय बोलना चाहिए था कि नहीं हम भी खड़े रहेंगे। अब बोलने के तो कितने सारे लोगों ने क्या क्या बोले हैं, लेकिन वो ऐसा सच में थोड़ी ना उन्होंने ऐसा किया है। तो ऐसा जब होगा तो पता चल जाता है। वही कैसे पता चलेगा? नहीं, जैसे इन्होंने हर्षित ने आपसे कहा कि वो बोलने में कंपेगा नहीं, उसके बोल चाल और इनसे पता आपको अंदर से महसूस होगा कि वो ऐसा सच में कर पाएगा कि नहीं, है ना? यही आपने कहा ना। अब आपको ये कहना चाहिए कि ऐसे तो फिल्मी दुनिया में खड़े होकर के सब 10-10 लोगों को मारते हैं और कोई देखता है तो एकदम रियलिटी लगता है कि सच में ये भयभीत नहीं है, मारे चला जा रहा, काटे चला जा रहा है। देखते हो ना, एकदम लगता है ना कि भयभीत नहीं है गुंडा। कैसे पता चलेगा? अब उसके लिए तो पहचान पूछिए। फिल्मी दुनिया वाला बताइए, जो लोग पर्दे पे नाटक करते हैं, जो अपने आप को निडर दिखाते हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, वो उनका सीखा हुआ एक कला है, उसके पीछे उनके 100 टेक रहते हैं। और जहाँ तक जो हम लोग पर्दे फाइनल पे देखते हैं, आपने भी बहुत सी फिल्में देखी होंगी, तो उसकी चर्चा अपने दोस्तों, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों से की होगी कि नहीं की होगी? की है।
तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी छाप आप पे छोड़ दी है। अगर वो कल्पना थी तो आपने उसको देख के उसको क्यों महसूस किया वो सच हो सकती है। अभी आप ही ने कहा वो कल्पना है, तो फिर आपने क्यों अपने परिवारों से बात की वो फिल्म में वो ऐसा कर रहा था, बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, तो आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों सच मान लिया उस चीज़ को? हमने सच नहीं माना, तभी तो पूछा कि जो भी कुछ कहता है तो ऐसा आपने नहीं कि वो उसकी सब में जिक्र करता है। क्यों कही? आखिर फिर आपने उनसे क्यों कहा कि वो कितनी बहादुरी से लड़ा? तो वहाँ पे आपको बहादुरी शब्द का प्रयोग ही नहीं करना था। वहाँ पे आपको ये बोलना था कि हाँ उसने एक अच्छी एक्टिंग का प्रदर्शन किया। आपने ऐसा तो कभी भी नहीं कहा होगा किसी से उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। आपने कहा बहुत बहादुरी से वो लड़ा था, तब उसने हीरो गुंडे को मार दिया, ये कहा। तो जाहिर सी बात है उसने छाप तो आपने छोड़ दिया, आपने उसको सच तो मान ही लिया ना। क्यों मान लिया? आपने जैसे कहा ये तो एक काल्पनिक बातें थी, वो भी तो एक काल्पनिक है, तो आपने उसको सच क्यों माना? इसको भी सच मानिए कि 50 लोग घेर लिए हैं। अब जैसे कि वो 100 टेक में प्रैक्टिस करते हैं तब जाके एक बार वो सही लगता है। तो जैसे कोई भी बोलता है कि हाँ मैं इतने लोगों से लड़ जाऊँगा, मैं वहाँ भागूंगा नहीं, 50 गुंडों से लड़ जाऊँगा, तो ये भी तो झूठ हो सकता है। कैसे 50 लोगों को आप लेके आइए, अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप 50 लोगों को लेके आइए, वो लड़ेगा। तो देखो हर्षित ने तो आपको खुला चैलेंज भी कर दिया कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्टिंग करके आ रहा हूँ, ऐसे शब्द तो बोलने के लिए भाई इसने तो प्रिपरेशन की नहीं है कि मुझे ऐसे बोलना है ताकि सामने वाले को लगे कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ। ये तो पता नहीं चल पा रहा था, इसने खुले बोला। जबकि फिल्मी दुनिया वाले आपने अभी बोला कि वो 50 एक्टिंग करके आते हैं, लेकिन इसने तो एक्टिंग भी नहीं की है और इसने बोला है। इसने ये भी आपको बोल दिया कि ठीक है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लेके आइए मेरे पास रखिए 50, फिर मैं देखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने अब प्रैक्टिकली प्रूफ आपको देने की ठान ली है। तो मैं कुछ इनसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लीडर हैं? तो आप लीडर हैं तो आप किसी से डरते नहीं होंगे? नहीं, एक समाज में बोलने से, अपने एक्शन से घबराते नहीं होंगे? नहीं, एक चीज़ से डरते हैं। किस चीज़ से? बहुत चीज़ से डरते हैं। तो डर भी कई प्रकार के हैं, कोई आग से डरता है, कोई पानी से डरता है। तो अब ये डर के प्रकार में जा रहा है आपके पास लेकर के। हाँ किस चीज़ से डरते हैं पूछो फिर। किस चीज़ से डरते हैं? वो डर हम आपको क्यों बताएं? भाई आप मौके का फायदा भी तो उठा सकते हैं क्या? आप लड़ने से नहीं डरते हैं? नहीं, लड़ने से डरते हैं, वो सर सिचुएशन ऐसी थी कि बचाना है तो उस समय नहीं डरेंगे। अगर हाँ बात अगर मेरे पे है, अगर वो समय 50 है तो हम जाहिर सी बात है हम चले जाएंगे 50 को छोड़ के, हम भागेंगे वहाँ से। अगर मुझे तो ये सही नहीं लगता है सर कि कोई बोलता है तो वो कर ही देगा। एग्जाम्पल चलिए दीजिए कि कोई बोल रहा है कि हाँ हम 50 लोगों का सामना कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई करेगा। देखिए वहाँ पे सामना करने की बात नहीं थी, वहाँ पे थी आप अपने गुरु को। इसने 2 उत्तर दे दिया ना, कहा कि गुरु जी को बचाना है तो मैं भले उनको ना बचा पाऊँ, उनके साथ खड़ा रहूँ, भले मर जाऊँ। अब जैसे आप जान रहा है कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा उन गुरुओं से, लेकिन मैं मरने को भी, मर मिटने को भी अपने गुरु के लिए तैयार हूँ। इसने ये चीज़ बोली है। दूसरी सिचुएशन में कहा अगर आप टेस्ट करेंगे लेके आएंगे तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि वहाँ सिचुएशन अलग है। मैं अकेले हूँ तो मैं तो भागूंगा ना अपनी जान बचाने की। अब एग्जाम्पल जैसे आपके परिवार में कोई है तो जाहिर सी बात है आप उसको बचाने के लिए वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और अगर आप अकेले हैं जाहिर सी बात है आप मौका देखें कि यहाँ से निकल जाए। भागेंगे ना? नहीं, वहाँ तो रहेंगे। 2 एग्जाम्पल होते हैं। अकेले जब आप रहेंगे तो भागेंगे ना वहाँ से। हाँ, अकेले रहेंगे तो यही बात हम भी कह रहे हैं। मगर अब आपने फिल्म का एग्जाम्पल दिया, वो तो एकदम ही अलग है। वो तो कल्पना तो सबको पता है, वो तो कल्पना से परे बातें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है हम लोगों का? यहीं पे इस वीडियो क्लोज करते हैं। तो वीर प्रताप की कहानी से हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन बनाए और समझे, तो आशा करते हैं कि हमारे बच्चे भी इनको समझेंगे